नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कॉमन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लासेस में आपको लिए हम लोगों ने एसएससी जीडी का एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया था, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। दोस्तों, आज भी उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए आज भी मैंने एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गेस्ट पेपर सेट किए हैं, जिसके लेकर के मैं आपके लिए आया हूँ। दोस्तों, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन को फर्स्ट को देखते से आपको पता चल रहा होगा कि दोस्तों ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, यानी वर्गीकरण। दोस्तों, सबसे पहले याद रखना है कि आपको मैं चैप्टर का नाम इसलिए बता रहा हूं कि आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर में अलग अलग लॉजिक यूज किया जाता है। जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को भिन्न छांटना होता है, बट तीनों में कोई एक रीजन यानी एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें एक मैटर कॉमन होना चाहिए और फोर्थ वाले ऑप्शन में वो कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे आप ध्यान से देखेंगे एल एन पी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एल की अगर कोडिंग दिखा जाए तो एल जो है प्लेस वैल्यू पे 12 होता है, एन की जो प्लेस वैल्यू वो 14 होता है और पी की जो प्लेस वैल्यू वो 16 होता है। अगर देखें पहले ऑप्शन में डिफरेंस अगर देखा जाए तो 12 2 14 और 14 2 16, ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन में 2 का गैप है। अगर हम ऑप्शन नंबर सेकेंड की चर्चा करें तो डी को हम 4 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ को 6 नंबर से, और यहाँ पे एच की कोडिंग जो होती है यहाँ पे हम ले लेंगे 6 नंबर। दोस्तों, घबराना नहीं है, यहां पे आपको F की कोडिंग जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा और H की कोडिंग आपका यहां पे H की कोडिंग आप यहां पे 8 ले लोगे। दोस्तों, देखना यहाँ पे 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है और 6 से 8 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। दोस्तों, अगर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन की चर्चा किया जाए तो दोनों में सेम लॉजिक है। अब थर्ड ऑप्शन की अगर चर्चा करें तो थर्ड ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आई की कोडिंग यूज किया गया, तो आई की जो प्लेस वैल्यू तो 9 होता है और के की जो प्लेस वैल्यू 11 पे होता है और एम की जो प्लेस वैल्यू वो 13 पे होता है। अगर इसमें देखा जाए तो 9 और 11 के बीच में 2 का डिफरेंस है और 11 और 13 के बीच में 2 का डिफरेंस है। दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी 2 का डिफरेंस है, सेम में भी 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है, यानी 3 कैटेगरी मैच कर रहा है। तो कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा उसमें 2 और 2 का कंसेप्ट यूज नहीं होगा। बट आइए देखते हैं, टी की जो प्लेस वैल्यू होता है वो 20 होता है और भी की जो प्लेस वैल्यू होता है वो 22 होता है और डब्ल्यू की कोडिंग जो होती है प्लेस वैल्यू वो 23 होता है। दोस्तों, ध्यान से देखना है, 20 और 22 के बीच में 2 का तो डिफरेंस है, पर 22 से 23 के बीच में 1 का डिफरेंस है। अगर आप देखें तो जो 3 ऑप्शन है वो एक कैटेगरी के अंतर्गत आता है, बट ये जो है उस कैटेगरी में आपको आ नहीं पाता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो बेजोड़ अक्षर छांटना है यानी चयन करना है वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 4 नंबर के साथ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्स में देखा जाता है, जिसका नाम भी आपको पता होगा, वेन डायग्राम, यानी इसको आप कह सकते हैं वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जिसमें आपको किसी भी चीज को रिप्रेजेंट एक सर्कल के माध्यम से करना होता है। दोस्तों, यहां पे देखिए करना क्या है, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुष चिकित्सक और भाई को बीच जो है रिलेशन को दर्शाता है। यानी आपको ध्यान से देखना है कि पुरुष चिकित्सक और भाई के बीच में सर्कल रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, अगर आप पुरुष का सर्कल बनाते हैं, अगर ये आपका पुरुष का सर्कल आप बना रहे हैं, दोस्तों ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। अगर पुरुष का सर्कल बना रहे हैं तो पुरुष के अंदर आपका जो भाई का सर्कल है वो पुरुष के अंदर टोटल भाई आ जाएगा, यानी भाई जो भी होगा वो पुरुष ही होगा। तो यहाँ पे भाई का जो सर्कल है वो पुरुष के बीचों बीच आ जाएगा, यानी सर्कल के अंदर रहेगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो चिकित्सक की चर्चा की गई है, यानी चिकित्सक जो होगा वो आपका इस तरीके से सर्कल को डिनोट करेंगे। दोस्तों, क्यों करते हैं उसका रीजन समझना, कि ऐसा एक व्यक्ति होगा जो भाई भी किसी का होगा
और वह पुरुष तो 100% होगा, लेकिन वो साथ साथ में चिकित्सक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कह सकते हैं यह जो सर्कल आया है उस भाई के लिए है जो चिकित्सक होगा, और यह इसलिए छोड़ा गया है कि कुछ ऐसे भी भाई होंगे जो चिकित्सक नहीं होंगे। यानी ऑप्शन नंबर अगर देखें तो इसके साथ आप ऑप्शन नंबर 4 को क्लिक करेंगे, यानी यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चीजों को अगर समझ में इजीली आ रहा होगा तो कंटिन्यू आपको वीडियो को देखना है और लाइक और सब्सक्राइब साथ में करते रहना है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, ध्यान में रखना है वो सारे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहां पे अगला क्वेश्चन लिया गया है, देखना ध्यान से, दिए गए कथन को सत्य मानिए। यानी एक सिलॉक्स का क्वेश्चन कह सकते हैं, जैसा कि हमने कल की क्लास में एक डिस्कस किया था सिलॉक्स का क्वेश्चन। इसको हिंदी में हम न्याय निगमन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यहां पे कल की क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था कि कथन में जो भी बोल देगा वो 100% सत्य माना जाता है। दोस्तों फिर से याद रखना है कि स्टेटमेंट जो है वो सदैव ही सत्य होता है, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से निष्कर्ष का जो चीज है हमको सत्यापन करना होता है। यानी निष्कर्ष के बारे में कथन को देखते हुए आंसर देना है, खुद का कुछ भी यूज करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों जैसा कि कल मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम सर्कल के माध्यम से सॉल्व करते हैं। जब भी क्लास में हम मिलेंगे तो उसका एकदम बेसिक सिंपल सा बताएंगे कि आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा सिलॉक्स को क्वेश्चन को करने में। दोस्तों यहां पे पहला कथन क्या बोला गया है कि सभी पेड़ इमारतें हैं। अगर इसका आप डायग्राम बनाओ, सभी पेड़ इमारतें हैं, अगर इसका आप डायग्राम बनाओ तो जो सारा पेड़ है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां पे जो पेड़ का सर्कल है ये वो इमारतों के अंदर आ जाएगा। सभी पेड़ क्या है, इमारत है, ऐसा उसने बोला है। तो अगर हमको डायग्राम बनाना हो तो बोलेंगे सारा पेड़ जो है वो इमारत के अंदर है। और अगली लाइन बोला गया है कि कुछ इमारतें कार्य हैं। दोस्तों सिर्फ इमारत को हम क्या करेंगे, सर्कल को थोड़ा सा लेंगे और यहां पे बोल देंगे कि कुछ इमारतें क्या है, कार्य है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका पेड़, ये हो गया आपका इमारत और ये हो गया आपका कार। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष का। पहला निष्कर्ष पढ़ा जाए तो उसमें लिखा क्या गया है, कुछ पेड़, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कुछ पेड़ इमारतें हैं। यानी कुछ जो पेड़ है इमारतें। दोस्तों एक चीज बताइएगा, सिंपल सा बेसिक हम यहां पे लेते हैं, जब सारा पेड़ इमारत है तो कंफर्म होगा कि कुछ पेड़ भी इमारत होंगे। दोस्तों एक सिंपल सा मेथड क्या है कि जब भी हम अंदर वाले सर्कल से हम बाहर की ओर आते हैं तो सभी भी लेकर के आते हैं और कुछ भी लेकर के आते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम अंदर से बाहर की ओर आते हैं, ऑल भी आता है यार, सम भी आता है। तो यहां पे सबसे सिंपल सी बात की गई कि कुछ पेड़ क्या है, इमारतें। अगर आप इस स्टेटमेंट को ही रीड करें ना, जब सभी पेड़ इमारतें हैं तो कुछ पेड़ इमारतें होंगे, ये बात क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुछ कारें इमारतें हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पे ऑलरेडी आपको सर्कल में दिख रहा होगा कि कुछ कार जो है ऑलरेडी इमारत है, यानी कुछ इमारत कार है तो कुछ कारें इमारत भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए बी के साथ कुछ दिन मिलता है, दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा मैथ है। जैसे मैं आपसे अगर 5 दिन आपके साथ रहता हूं, कितने 5 डेज आपके साथ हम बिताते हैं, आप भी मेरे साथ 5 दिन तो रहोगे ना। तो सिंपल सा सवाल है कि यहां पे लिखा क्या गया है कि कुछ इमारतें कारें हैं, तो यहां पे दूसरा भी सेंटेंस बन जाएगा, कुछ कार जो है इमारत भी है। इसको कहते हैं कोरिलेटेड करना। तो यहां पे आपका फर्स्ट भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन के साथ जाएं तो बोलेंगे फर्स्ट और सेकेंड दोनों ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका ये आपका रहा आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चंस किया था वो अल्फाबेट से था और ये वर्ड से रिलेटेड है, लॉजिक्स वही है। कल की क्लास में मैंने बताया था कि जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास। 4 ऑप्शंस में 3 जो ऑप्शन होगा किसी कैटेगरी वाइज या किसी पॉइंट के अभी से कॉमन सर्कल में आएंगे, और चौथा ऑप्शन आएगा जो उसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा, यानी उसकी कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, वही ऑप्शन हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिएगा, स्वतंत्रता है, भाईचारा है और समानता है और समाज है। आपको इन 4 में डिफरेंट छांटना है। दोस्तों एक सिंपल सा बेसिक है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लग रहा होगा ना कि सभी एक दूसरे के कोई रिलेटेड तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं, स्वतंत्रता एक अलग मैटर है, भाईचारा एक अलग है, समानता एक अलग है। लेकिन दोस्तों अगर समाज को आप फोकस करोगे तो समाज के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट, अगर कोई समाज है तो उसमें भाईचारा भी होना चाहिए।
अगर समाज है तो उसमें समानता भी होना चाहिए, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन थर्ड जो है वो समाज के अंदर इनबिल्ट है, यानी यह जो तीनों कैटेगरी है वो समाज का एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ सकता है। इसलिए यहां पे जो होगा समाज आपका डिफरेंट आंसर हो जाएगा और बोलेंगे सर आंसर नंबर थर्ड आपका जाएगा। तो यहां पे जो डिफरेंट आंसर हो जाएगा कि इस चारों ऑप्शन में भिन्न कौन है, तो हम बोलेंगे सर समाज है। क्लियर? आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, अब कह सकते हैं एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कह सकते हैं। इसी तरीके का एग्जाम में आपके पास इस समय क्वेश्चन आ रहा है, एक सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन रख रहा है जो 1 नंबर के एग्जाम में आपके आ रहा है। बहुत ही दोस्तों सिंपल सा सवाल है, याद रखना है कि क्वेश्चंस को पढ़ के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए बोला क्या गया है, 6 दोस्त हैं A, B, C, D, E और F जो अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, जो अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। और आगे बोला गया है A सम संख्या के फ्लोर पे रहता है, D और F के बीच 2 फ्लोर हैं, F D से ऊपर के फ्लोर पे रहता है, D दूसरे फ्लोर पे नहीं रहता है, B विषम संख्या के फ्लोर पे नहीं रहता, C F के नीचे नहीं है और E B के तुरंत और तथा तुरंत नीचे भी नहीं है। तो बताइए D और F के बीच में कितने फ्लोर है। दोस्तों ध्यान से रखना है, एक मंजिल होगी जिसपे 6 मंजिल का एक फ्लैट होगा, उस पे 6 दोस्त अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। सपोज मान लेते हैं, दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मान लेते हैं कि पहला फ्लोर हो गया, यहां पे ये दूसरा फ्लोर हो गया, ये तीसरा फ्लोर हो गया, एक चौथा फ्लोर हो गया। दोस्तों जस्ट सेकेंड, देखिएगा ये आपका हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th। दोस्तों ध्यान से देखिए कि 6 फ्लोर हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे यहां पे बोल रखा है कि A जो है सम संख्या के फ्लोर पे है। सम संख्या का मतलब आपको पता होगा कि इवन नंबर के फ्लोर पे आता है, यानी 2, 4, 6 नंबर पे वो रह सकता है। यानी कह सकते हैं कि जो A की पॉसिबिलिटी है यहां पे, अगर A की आप बात करें तो A आपके अकॉर्डिंग 6 नंबर पे रह सकता है, 4 नंबर के सीट पे बैठ सकता है और 2 नंबर के सीट पे बैठ सकता है। यानी जो A के बैठने का रिक्वायरमेंट है, यानी फ्लोर पे रहने का रिक्वायरमेंट है, वो 3 रिक्वायरमेंट है। और आगे क्या बोल रखा है कि D और F के बीच 2 फ्लोर है। दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना भी है। D और F के बीच में 2 फ्लोर हैं, यानी हो सकता है कि D नीचे हो तो F ऊपर हो सकता है कि F नीचे हो और D ऊपर हो। अभी कोई क्लियर नहीं है तो उसको हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। फिर से अगली लाइन को हम पढ़ेंगे, जरूर कुछ एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ डाटा दिया होगा जिससे क्लेरिफाई होगा कि D ऊपर है या नीचे है। अगली लाइन क्या बोल रखा है कि D F के ऊपर के फ्लोर पे रहता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जो D है यानी जो F है वो D से ऊपर रहता है, यानी जो हमारा सीक्वेंस है वो सही है, यानी D नीचे होगा और F ऊपर होगा, ऐसा स्टेटमेंट ने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों आगे क्या बोला गया है कि जो D है वो दूसरे फ्लोर पे नहीं रहता है, यानी दोस्तों यहां पे जो D है वो नहीं बैठ सकता। दोस्तों समझना, अगर D सेकेंड फ्लोर पे नहीं बैठेगा, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखते हैं। अगर सपोज मान लेते हैं कि D को हम फर्स्ट फ्लोर पे रखते हैं तो 1, 2 यानी F को 4th फ्लोर पे आना पड़ेगा, यानी 4th फ्लोर पे A का जो सीट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा कि वो यहाँ पे नहीं बैठेगा। दोस्तों ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे जो होगा A हट जाएगा ऑटोमेटिक, यानी D फर्स्ट फ्लोर पे होते ही F 4th प्लेस पे चला जाएगा और यहाँ से जो A का वैल्यू वो रिप्लेस हो जाएगा। बट दूसरा कंडीशन देखना, अगर इसकी हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, अगर हम इसकी दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, दोस्तों समझना, अगर हम इसकी दूसरी वैल्यू ले लेते हैं कि अगर D सेकेंड पर तो बैठेगा नहीं तो हो सकता वो 3rd फ्लोर पे आए। अगर D 3rd फ्लोर पे आता है तो 1, 2 और उस कंडीशन में F जो होगा 6th फ्लोर पे चला जाएगा। यानी यहां पे 2 डायग्राम अवेलेबल हो रहे हैं तो हम 2 डायग्राम ले लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दूसरा डायग्राम हम आपके सामने लेते हैं। देखना क्या है, सिंपल सा सवाल है कि यहाँ पे एक 6th फ्लोर को फिर से बना लेते हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सम संख्या के डिजिट पे A का नंबरिंग करना है और दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी D बैठा दिए हैं, 2 पे D का बैठने के लिए ब्लॉक किया गया है, तो 3 पे जैसे ही हम D को बिठाएंगे
तो F जो है 6 फ्लोर पे चला जाएगा। दोस्तों एक डायग्राम ये हो गया, दूसरा डायग्राम आपके सामने ये हो गया। दोस्तों मैक्सिमम चीजें आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चंस को पढ़ना आगे क्या है। बोला गया है बी जो है विषम संख्या के फ्लोर पे नहीं रहता। दोस्तों सबसे पहले देखो अब कितने सीट हमारे पास अवेलेबल है, देखना है। 1 सीट हो गया कंफर्म, 2 सीट हो गया, 3 सीट होगा, और ये क्या है, चीजें अभी बची। अगली लाइन बोला है कि बी जो है विषम संख्या के फ्लोर पे नहीं रहता, यानी कहने का मतलब है कि विषम संख्या के फ्लोर पे नहीं रहता, यानी वो सम संख्या के फ्लोर पे रहता है, यानी बी भी आपके 6 के साथ वो बैठ सकता है। और यहां पे देखिए 4 पे ऑलरेडी एफ का फिक्स वैल्यू है, तो वहां पे हम इसको नहीं बिठाएंगे। यहां पे चीजें आपके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो 6 फ्लोर पे बी बैठेगा, 6 फ्लोर पे बी हो जाएगा और सेकेंड फ्लोर पे बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना यहां पे या तो ए बैठेगा या तो बी, और यहां पे या तो ए बैठेगा या तो बी बैठेगा, यानी कंफर्म है कि सीट नंबर 6 और सीट नंबर 2 यानी फ्लोर 2 और 6 की जो सीट है वो फिक्स हो चुकी है। क्योंकि अगर 2 सीट आपके सामने रखा है और दोनों पे 2 लोगों का बैठने का रिक्वायरमेंट अगर फिक्स है, तो अगर ए यहां पे बैठेगा तो बी वहां बैठ जाएगा, अगर बी वहां बैठता है तो ए यहां बैठ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा, बी की प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी और ए के साथ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखना इस दोनों फिगर में कोई एक ही फिगर सही होगा। जैसे ही अगली लाइन हम पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना हमारे पास कितने सीट बचे हैं। फर्स्ट सीट पे डी बैठ चुका है, सेकेंड सीट पे ए या बी बैठेगा, फोर्थ सीट पे ऑलरेडी एफ बैठ चुका है, 6th सीट पे ए या बी में से कोई एक बैठेगा। आपके पास अवेलेबल क्या है, 5 नंबर का सीट बस बचा है और कोई तो चीज बचा नहीं यहां पे अगर देखा जाए तो। दोस्तों सिंपल सा मेथड क्या है, अगली लाइन पढ़ते हैं। सी एफ के नीचे के फ्लोर पे नहीं है। दोस्तों C जो है F के नीचे के फ्लोर पे नहीं है, F के नीचे का फ्लोर पे नहीं, यानी C जो यहां पे है बैठ जाएगा। और यहां पे एक सीट बचा है तो यहां पे भी सीट बैठ जाएगा C। देखिए पूरा सीट कंफर्म हो गया है, लेकिन यह जो लाइन है बोला गया C F के नीचे नहीं है, C जो है F के नीचे नहीं है। यहां पे तो चीजें क्लियर हो रहा है कि C जो F के नीचे नहीं ऊपर है, लेकिन यहां पे दोस्तों जो C है ना वो F के क्या है, नीचे है। जबकि उसने लाइन बोला है कि जो C है वो F के नीचे नहीं होना चाहिए, यानी यह जो डायग्राम नंबर 2 है वो फुलफिल नहीं होगा। यह डायग्राम आपका सही आगे प्रोसीड कर रहा है। अब आगे हम पढ़ते हैं, B के तुरंत ऊपर तथा तुरंत नीचे भी नहीं है। दोस्तों याद रखना यहां पे क्या लिखा गया है, E जो है यहां पे B के तुरंत ऊपर तथा तुरंत नीचे भी नहीं है। दोस्तों देखना ये 2 का सीट हो गया, ये D का सीट हो गया, ये F का सीट हो गया, ये चीजें होंगी। अब यहाँ पे क्या बैठा जाना है, यहाँ पे आपका एक ही सीट बचा है, वो किसकी वैल्यू है, E की वैल्यू है। अगली लाइन यहाँ पे पढ़ेंगे तो बोला गया है कि E जो है B के तुरंत ऊपर तथा तुरंत नीचे भी नहीं है। अब देखिए करना क्या है, यहां पे 2 लोग बैठे हैं, यहां पे भी 2 लोग बैठे हैं, पर दोनों में से कोई एक ही ऊपर नीचे बैठेगा। लेकिन यह लाइन जो बोल रहा है कि E जो है वह B का जो पड़ोसी है नहीं है, यानी यहां पे अगर E बैठा है तो B को हम यहां पे बिठा नहीं सकते, क्योंकि उसने बोला है कि E B के तुरंत ऊपर तथा तुरंत नीचे नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि यहां पे B नहीं बैठेगा, यानी यहां पे आपका हो जाएगा A, और जब A यहां पे होगा तो यहां पे आपका गायब हो जाएगा A। यानी दोस्तों सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर फुलफिल देखा जाए तो 6 नंबर के सीट पे आपका B बैठ जाएगा, 5 नंबर के सीट पे आपका C बैठ जाएगा, 4 नंबर के सीट पे आपका F बैठ जाएगा, 3 नंबर पे E बैठ जाएगा और 2 नंबर पे A और फर्स्ट नंबर पे D। दोस्तों अगर क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देखेंगे तो इन चीजों में सब कुछ फॉलो होगा। जैसे बोला गया A सम संख्या के फ्लोर पे है तो A सम संख्या के फ्लोर पे है। दूसरी लाइन बोला गया D और F के बीच में 2 फ्लोर हैं, तो D और F के बीच में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 2 फ्लोर ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। फिर से बोला गया F जो है D से ऊपर के फ्लोर पे रहता है, तो F जो है वो D से ऊपर के फ्लोर पे है। नेक्स्ट बोला है
कि डी दूसरे फ्लोर पे नहीं है, दोस्तों डी ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे बैठा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। बी विषम संख्या के फ्लोर पे नहीं है, तो दोस्तों देखना है बी ऑलरेडी क्या है, विषम संख्या के फ्लोर पे नहीं है, ऑलरेडी 6 नंबर पे बैठा है, तो 6 संख्या क्या है, सम संख्या है। ऑलरेडी आगे बोल रखा है कि सी जो है एफ के नीचे नहीं है, यानी सी जो है एफ के नीचे ऑलरेडी नहीं है, एफ के ऊपर है, तो ये भी सवाल क्या है, लाइन सही है। और आगे बोला गया है कि बी के तुरंत ऊपर तथा तुरंत नीचे ई भी नहीं है, यानी ई के ऊपर और नीचे कहीं बी नजर नहीं आ रहा है, यानी आपका जो सीटिंग प्लानिंग वो करेक्ट है। दोस्तों अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो बताइए डी और एफ के बीच में कितने फ्लोर हैं। डी और एफ, दोस्तों देखना क्या है, ऑलरेडी डी और एफ के बीच में ऑलरेडी क्या आपके पास है, 2 फ्लोर है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। डी और एफ के बीच में कितने फ्लोर आएंगे, 2 फ्लोर, यानी आंसर आप चले जाओगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। क्लियर है दोस्तों, आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ये सिटी अरेंजमेंट का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। कब, जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जिसके आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे लॉजिक भी आपको बहुत इजी मिलेगा जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है, पर दोस्तों ध्यान रखना है कि चीजों को समझना है, इजी समझना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लॉजिकल यूज किया गया है। देखिए सिंपल सा क्या है, यहाँ पे बोला गया कि रीजन को SGDRMK लिखा जाता है, उसी तरीके से बोलना है कि एनिमल को क्या लिखेंगे। दोस्तों सिंपल सा मेथड है, कल मैंने कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चंस कराए थे, उसको करने का कुछ मेथड भी बताया था। सबसे पहले करना क्या है कि अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं। दोस्तों अगर प्लेस वैल्यू आपको याद है तो बड़ा सा बड़ा कोडिंग डिकोडिंग का सवाल बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर देखा जाए, रीजन को अगर हम लिखें, यहां पे लिखा गया है रीजन को SGDRMK। दोस्तों अगर इसकी प्लेस वैल्यू की चर्चा करें तो ये होता है 18 पे, ये 5 नंबर 1, 19, 15, 14, उसी तरीके से इसको कर देंगे हम 19, 7, 4, 18, 13 और 11। दोस्तों कल की क्लास में मैंने बताया था कि यहां पे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले करना क्या, फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर हम देखते हैं कि प्लस है या माइनस है। दोस्तों अगर देखा जाए 18 को आपको 19 बनाना है तो बोलेंगे सर फर्स्ट वाले में अगर +1 कर दें तो हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर देखा जाए 5 से आपको क्या रिप्रेजेंट किया गया है, 7, यानी सेकेंड डिजिट में आपका +2 जा रहा है। और थर्ड डिजिट अगर देखें ए को आप डी लिख दे तो फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा। दोस्तों देखिए करना क्या है, कुछ स्टूडेंट जो है समझेंगे कि सर +1, +2, +3 का लॉजिक जा रहा है और आगे भी +4, +5, +6, +7 करना शुरू कर देंगे। दोस्तों थोड़ा सा सावधान हो जाना है कि वो जमाने गए जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते थे। दोस्तों सिंपल सा मेथड क्या है कि +1, +2, +3 तो मैंने किया है, और इस भावनाओं में मत बह जाना कि सर लॉजिक मैंने ढूंढ लिया है, +1, +2, +3 जा रहा है और आगे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 18 को मैंने रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है, सॉरी यहाँ पे 19 को 18 से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी -1 का लॉजिक काम कर गया। यानी 3 लेटर के बाद चौथे लेटर में -1 लिया गया है, फिर 15 को यहाँ पे 13 चेंज किया गया है, यानी -2, और फिर 14 को 11 लिखा गया -3। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको लिया गया है +1, +2, +3 और नेक्स्ट में लिया गया है -1, -2, -3। वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। एनिमल को अगर लिखना है तो सिंपल सा क्या है, एनिमल में सेम लॉजिक आपको रिपीट कर देना है जो फर्स्ट लॉजिक में है। दोस्तों ध्यान से रखना है, पहले वाले में आपको +1 ऐड कर देना है, तो ए के बाद क्या मिल जाएगा आपका बी, और दूसरे वाले में आपको 2 ऐड कर देना है, तो n का प्लेस वैल्यू 14 होता है, 14 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो आपकी प्लेस वैल्यू 16 हो जाएगा, और 16 को p से रिप्रेजेंट करते हैं, और +3 आगे जोड़ेंगे आपको, तो यहाँ पे i की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, 9 में 3 ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, यानी l। दोस्तों यहां से याद रखना है +1, +2, +3 स्टार्टिंग में फिर से क्या कर देना है -1, तो यम में से अगर 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, सिंपल सा लेटर है यहाँ पे l आपके पास मिलेगा। अगर a में से आप -2 करते हैं, दोस्तों याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, अगर a में से आप 2 लेटर पीछे जाते हैं तो
तो एक लेटर आप पीछे जाएंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखना क्या है, ए से पहले अगर चर्चा करें तो जेड आएगा, और जेड से एक लेटर पहले आए तो वाई आएगा। जो ABCD जो आपका सर्कल में, वो सर्कल में बैठा रहता है, यानी ए के बाद बी, और उसी तरीके से जब जेड आएगा तो फिर जेड के बाद ए रिपीट करता है। उसी तरीके से ए में जब 2 माइनस कर देंगे यहाँ पे आपका वाई हो जाएगा, और जब यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गया आपके पास 9 बचेगा, और 9 की जो वैल्यू हो जाती है वो आई हो जाती है। यानी आपका आंसर बन के तैयार हो गया कि सर आंसर क्या हो जाएगा, BPLLYI क्या हो जाएगा, BPLLY। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, क्लियर, BPLLY आई हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे आई हो जाएगा और ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्लियर, फिर से एक बार देख लेना है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, +1 +2 +3, उसी तरीके से -1 -2 -3, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पे हो जाएगा BPLLY आई कर देना, न कि ई होगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो सारे एग्जाम्स में आपके सामने देखने को मिलता है। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं ब्लड रिलेशन का एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा सेंटेंस यूज किया गया है। तो सेंटेंस को पढ़ोगे तो डाउट नहीं होगा, कुछ बहुत सेंटेंस को स्किप करने की कोशिश करते हैं जिससे डाउट बने रहते हैं। यहाँ पे देखना क्या है कि बोला गया एम के पिता, दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि यम के पिता की चर्चा की, यम पिता है नहीं, यम के पिता, यानी डायग्राम में अगर देखा जाए तो यहाँ पे एम के पिता अगर लिया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यम के जो पिता हैं वो ओ के दामाद है। दोस्तों अगर किसी को दामाद बनाना है तो उसकी बेटी से शादी करनी पड़ेगी आपको। तो सिंपल सा मेथड है कि अगर इसको दामाद बनाना है तो ओ को आपको यहां पे रखना पड़ेगा, ओ की एक पुत्री होगी, यानी पुत्री को हम निगेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, ओ की एक पुत्री होगी जिसकी शादी इससे करेंगे तभी ये क्या बनेगा, दामाद बनेगा, किसका, ओ का। ध्यान से सेंटेंस पकड़िएगा, एम के पिता जो है वो ओ का दामाद है, यानी एम के पिता जो है वो ओ की बेटी से शादी करेंगे तभी दामाद बन पाएंगे। अगला लाइन क्या बोला गया है, सी जो है एम की बहन है, सी जो है एम की बहन है, यानी यहां पे ऑलरेडी क्या कर देंगे, एम की बहन कौन है, सी, एम की स्टेट लाइन में सी ला देंगे और सी को कर देंगे निगेटिव। निगेटिव का मतलब ये है कि वो आपके जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पॉजिटिव हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे माइनस मैंने रखा है, यानी सी निगेटिव का मतलब हो गया सी फीमेल है, और यहाँ पे एम का अभी जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए एम के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोला गया, और पी की बेटी है। दोस्तों ये जो और है ये बहुत ही बड़ा सेंटेंस को बदलने का काम करता है। और का मतलब क्या हो गया कि सर और किसके बारे में चर्चा हो रहा है, दोस्तों याद रखना है यहाँ पे और जो है वो सी के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जहां पे भी और आ जाए, लेकिन, परंतु, तथा, वो सदैव फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट पर्सन यानी सी। अब यहाँ पे जैसे ही और के स्थान पे आप सी लिख लेंगे तो आपका नया सवाल बन जाएगा, सी पी की बेटी है। दोस्तों ध्यान से रखना है, सी जो है वो पी की बेटी है, सी तो है पर पी नहीं है, यानी ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि सी है तो पी कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये इसकी बेटी है तो ये निगेटिव हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है वो यहाँ पे भी बैठ सकती है या कहीं और पे भी हो सकती है, या कहीं और भी हो सकता है कि इसके 2 बेटियां हो, अभी क्लियर नहीं है, लेकिन चांसेस है कि यहाँ पे पॉसिबल बनता है। लेकिन अगली लाइन पढ़ते हैं, पी एम की माँ है। दोस्तों ध्यान से समझना, पी जो है एम की क्या है, माँ है, यानी यहां पे बोला गया है पी की बेटी सी है, और दोस्तों यहां से याद रखना है कि सी की जो पी की जो बेटी है वो सी है, उसी तरीके से बोला गया एम की जो मां है वो पी है, यानी अभी तक तो इस पी का जेंडर क्लियर नहीं था कि मेल है कि फीमेल है, लेकिन अगली लाइन बोल दिया गया है कि यम की जो है वो मां है, यानी पी क्या है, निगेटिव है। अब इस मैटर को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्योंकि इजीली हमको पता चल गया कि पी का जेंडर अब क्लियर हो गया, इसके पहले पी का जेंडर क्लियर नहीं था। अब आसानी से आप सी और एम नजर आ रहा होगा, एम के पिताजी यहाँ पे है तो कंफर्म है कि ये जो माताजी हैं वहां पे क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन देखना कि पूछा क्या गया है, तो बोला गया है यम के पिता का पी से क्या संबंध है, यानी यम के पिता कौन होंगे, ये होंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यहां पे बोला गया है
यम के पिता का मतलब ये हो गया पिता, किसी से पूछा गया है पी से, यानी पी इसको क्या बोलेगी दोस्तों, याद रखना है पी इसको क्या बोलेगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोलेगी ये पति बोलेगी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा पति। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है कि पी से एम का रिलेशन क्या है, तो पी से एम का रिलेशन होगा, पति का रिलेशन होगा। क्लियर है दोस्तों, अगर चीजें समझ में इजीली आ रहा है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और कंटिन्यू बनाए रखना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहना है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है जिसमें आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। कल भी मैंने यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके साथ रखा था, मैथमेटिकल ऑपरेशन का, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का टाइप नंबर 2 का कह सकते हैं, या टाइप 3, जो भी आप टाइप लगाना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सबकी प्लेस वैल्यू जो है चेंज करने के लिए दे रखा है कि किसके लिए कौन सा साइन यूज करना है, किसके लिए कौन सा साइन यूज करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट छोड़ के नहीं आता, मैक्सिमम स्टूडेंट का सभी स्टूडेंट करके आते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा बेसिक सवाल क्या है कि जहां पे सारे अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं वहां पे साइन को रखना है और कैलकुलेशन कर देना है सिंपल मेथड से। तो यहाँ पे देखना है क्या 15 के बाद लिखा गया है आर को जो रिप्रेजेंट किया गया वो डिवाइड से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे डिवाइड मैटर लिख देंगे। नेक्स्ट में क्या है 3 है, उसके बाद क्या लगाया गया है एस की जो वैल्यू है मल्टीपल है, तो यहाँ पे मल्टीपल रख लेंगे। फिर उसके बाद 4 लिखा गया है, देन आगे क्या है 4 के बाद P यूज किया गया है, यानी P का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है प्लस, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे, और P के बाद क्या है 6, और देन आगे क्या लिखा गया है Q का मतलब यहाँ पे लिखा गया है माइनस से, और यहाँ पे 8 हो गया, और बोला गया कि सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू आपको प्राप्त होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ऑलरेडी आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए सॉल्व करके देखते हैं कितना आंसर आता है। यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा होगा कि 3 5 15, यानी 5 हो जाएगा, अब मल्टीपल 4 अब प्लस 6 माइनस 8। दोस्तों अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, अब प्लस 6 हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। ये जैसे आप ऐड करेंगे तो 26 मिल जाएगा, और 26 में अगर 8 आप माइनस करो तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, इजी में आपका आंसर आ जाएगा 18, और 18 आपके ऑप्शन में थर्ड दिख रहा है। बहुत ईजी सा सवाल था, और आई होप कि आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है, वहीं से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों, याद रखना है ये कोई भी एग्जाम्स नहीं जिसमें ना आए। देखिए जो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कह सकते हैं, आज आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं, उस 10 में ऐसा कोई सवाल ना हो जो किसी एग्जाम्स में ना आए। ये भी आप क्वेश्चन अगर किए होंगे कभी तो आपको देखते ही पता चल गया होगा सर एसएससी जीडी में इसका आना एकदम 100% तय है, इसके पहले भी कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसका भी आना तय है। यानी ये लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। देखने का लिखा क्या गया है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में, यानी किसी एक कोडिंग में लिखा गया है दिस इज डन को 2 3 4 से रिप्रेजेंट किया गया। दोस्तों याद रखना है कि ये जो लेटर 2 है ना, इसकी कोडिंग डी से है, ये कंफर्म नहीं है। उसी तरीके से बोला गया है दैट इज ओके को 4 5 6 से रिप्रेजेंट किया गया है, और नेक्स्ट उसी तरीके से आगे भी 8 6 9 को रिप्रेजेंट किया गया। तो आगे बोला गया है तो इसी तरीके से कोड किया जाता है, तो दैट का कोड क्या होगा। दोस्तों जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में वो चीजें नहीं होगा, हमको उसी मैटर से सॉल्व करना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है दिस इज डन, तो कंफर्म नहीं कि जो फर्स्ट लेटर है उसी की कोडिंग 2 रिप्रेजेंट की गई है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, दैट की कोडिंग हमको लेना है। तो सिंपल सा आएगा, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको मैं इसका बेसिक कंसेप्ट दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि सर बेसिक में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले बेसिक समझेंगे, फिर बताएंगे विद इन सेकेंड्स में ऐसे क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं एग्जाम्स में, आप देखते ही समझ जाओगे। देखिए लिखना क्या यहाँ पे, दिस इज डन, लिखा गया है 2 3 4, और आगे भी लिखा गया है दैट इज ओके को लिखा गया है 4 5 6, और आगे भी लिखा गया है यू आर ओके 8 6 9। दोस्तों ध्यान से समझना है
किसको, कॉमन सेक्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक बता रहे हैं, बाकी एग्जाम में कैसे लगाएंगे, चंद सेकंड्स लगेंगे, आपको ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगा जो मैं मेथड बताऊंगा, बस क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही आंसर मारेंगे। बस पहले बेसिक समझ लेते हैं कि बेसिक कैसे लेना है। दोस्तों पूछा क्या गया है, दैट की कोडिंग, यानी दैट आपको सबसे पहले ढूंढना है कि दैट किस लाइन में यूज किया गया है। तो आप बोलेंगे सर दैट जो है वो सेकंड लाइन में यूज किया गया है। और दूसरी चीज क्या है, दैट अकेले आया है या दो लोगों के साथ आया है, ये भी ढूंढना है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो बोलेंगे सर इस जो तीनों लाइन यूज किया गया उसमें दैट अकेले है। लेकिन दोस्तों कंफर्म है कि फर्स्ट और सेकंड लाइन में देखिए क्या है, फर्स्ट और सेकंड लाइन में इज कॉमन है। दोस्तों अगर इज कॉमन है तो कंफर्म है कि दोनों की कोडिंग भी क्या होगी, सेम होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में जो कोडिंग है वो किसकी की गई है, 4। यानी यहां से एक चीज का पता चलता है कि सर जो इज की कोडिंग रिप्रेजेंट किया गया है वो 4 से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है। अब दूसरा क्या करना दोस्तों, अब देखना क्या है, जब 4 हट गया इस लाइन से तो आप कह सकते हैं बेसिक तौर पे कि सर दैट की कोडिंग अगर अभी हमको बताना हो तो बोलेंगे सर या तो 5 या तो 6, या तो 5 या तो 6। लेकिन आगे अगर देखा जाए तो फर्स्ट के बाद सेकंड और थर्ड लाइन में भी एक डिजिट कॉमन है, तो यहाँ पे एक अल्फाबेट कॉमन है, तो यहाँ पे एक डिजिट भी कॉमन मिलेगा आपको। यहाँ पे डिजिट कॉमन क्या है, 6। इससे पता चल गया कि ओके का जो रिप्रेजेंट कोड है वो 6 है। दोस्तों ध्यान से समझना क्या, बेसिक चीज मैं बता रहा हूं। अगर दैट इज ओके की कोडिंग 4, 5, 6 है, अब हमको इन दोनों लाइन का यूज करने के बाद पता चला कि सर इज की कोडिंग 4 निकल के आया है, ओके की कोडिंग 6 निकल के आ गया है। जब 4, 6 उस लाइन से गायब हो गया तो बच गया आपके पास 5, और जो 5 की कोडिंग हो गई वो आपकी दैट की कोडिंग रिप्रेजेंट करेगा। यानी आंसर जो आ गया कि सर दैट को किस प्लेस वैल्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे दैट को 5 से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बेसिक है, इसे लगाने में टाइम आपका 1 मिनट के पट में लग जाएगा। पर आइए देखते हैं एक बहुत ही बेजोड़ ट्रिक जिसको बस देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक है दोस्तों, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंड में कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट कैसे है, ध्यान से समझना अभी। दोस्तों अगर चीजों को देखा जाए, जैसे आपको यहां पे पता होगा, जैसे मैंने आपको लिखा था, सारी चीजें लिख लेते हैं एक बार फिर से थोड़े से टाइम में। टू, 3, 4 और आगे लिखा गया है दैट इज ओके, 4, 5, 6 और आगे लिखा गया है यू आर ओके। क्लियर। दोस्तों ध्यान से समझना है, यहां पे क्या है, एक कथन निष्कर्ष का एक स्टेप समझते हैं कि दोस्तों याद रखना है, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि ये क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहले ढूंढो कि जो पूछा गया है वो पूरे लेटर में किस लाइन में गिवन है। तो हमने देखा तो मैंने कहा सर सेकंड लाइन में गिवन किया गया, दैट की कोडिंग जो है सेकंड में दिया गया। दूसरा कंडीशन देखना कि जो लेटर पूछा गया वो 1 टाइम्स यूज किया गया या 2 टाइम्स यूज किया। अगर 1 टाइम यूज किया गया तो बेस्ट, अगर 2 टाइम यूज किया गया तो और भी बेस्ट। यानी अगर 1 टाइम है तो निकालने में वही टाइम लगेगा, अगर 2 बार गिवन है तो और भी कम टाइम लगेगा। जैसे कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों अगर दैट की कोडिंग अकेले है, यानी दैट इस लेटर में अकेले है, इसका दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि कंफर्म है कि इज और ओके की कोडिंग दोनों लाइन में जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम कभी भी सिंगल आंसर नहीं दे सकते। और ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो सिंगल डिजिट दिया गया है, यानी निष्कर्ष निकलता है कि किसी एक की कोडिंग निकालनी है तो कंफर्म है कि जो क्वेश्चंस बनाया गया है उसमें उस दोनों लेटर की कोडिंग कंफर्म होगी। तो दोस्तों सबसे सिंपल सा क्या है कि कॉमन लेटर नहीं ढूंढना है, बस देखना है कि दैट किस लाइन में है, उसके सामने वाले अल्फाबेट के बाद अंक को क्या करना है, सर्कल कर देना है। यानी 4, 5, 6 में से इस जो लाइन बीच में है 4, 5, 6 को ढूंढना है कि फर्स्ट और थर्ड लाइन में कोई कॉमन डिजिट तो नहीं है। कॉमन का मतलब बोलेंगे सर फोर्थ वाला तो फर्स्ट में मिल गया, जो मिल गया ना उसको क्रॉस कर देना। बोलेंगे सर फिर से तो ये सेकेंड लाइन में 6 और थर्ड में भी 6 मिल गया, क्रॉस कर देंगे, बच के आ गया आपका सिर्फ 5 बच गया। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 5, जो कि राइट आंसर है। दोस्तों यहां पे जो बेसिक में हम कॉमन ले करके
अल्फाबेट में यहाँ पे कॉमन लेते थे पहले, फिर नंबर को रिप्लेस करते थे। तो यहाँ पे क्या करना है, अल्फाबेट को कोई वैल्यू नहीं है, डायरेक्ट नंबर में जाना है, कॉमन ढूंढना है, कॉमन को छोड़ते जाना है, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है सॉल्व करने का मेथड। आइए देखते हैं आखिरी क्वेश्चन और एक नए क्वेश्चन के अंदाज में देखेंगे। दोस्तों देखते हैं, ये आपके पास बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, कह सकते हैं आपके पास एक सीरीज का सवाल है और बहुत ही आसान सा सवाल है। दोस्तों कल की क्लास में सीरीज के लगाने का कुछ मेथड मैंने डिस्कस किया था, आज फिर से कुछ चीज को बताएंगे कि सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि सीरीज देखने के बाद सर कौन सा लॉजिक लगाएंगे ये पता करना है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है, बोला गया है 1 0 -1 -6 और -14। दोस्तों ध्यान से देखना है, हम यहाँ पे उसको लिख लेते हैं। पहले 1 लिखा गया है, फिर 0 लिखा गया है, -1 लिखा गया है, उसके बाद -6 लिया गया है, उसके बाद -43 है और नेक्स्ट डिजिट क्वेश्चन मार्क है। क्लियर? देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले ध्यान से समझना क्या कि डिजिट को देखना है और यहां से आप अगर देखेंगे लास्ट डिजिट में यानी 6 को 43 रिप्रेजेंट किया गया। दोस्तों एक सिंपल सा मेथड बनाना कि 6 को 43 क्या आप डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंस से रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर पीछे भी तो देखना है ना कि 1 से 6 में सिर्फ 5 का गैप है। तो सिंपल सा अगर देखें 6 को अगर हमको 43 बनाना हो तो सिंपल सा बोलेंगे कि सर यहां पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर लेते, यानी 6 × 7 कर दे। दोस्तों ध्यान से समझना, अगर -6 में हम 7 का मल्टीपल कर दें तो यहां पे आपका मिल जाएगा -42, लेकिन लाना कितना है -43, यानी इसमें एक डाटा और हम माइनस ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं आपके जो वैल्यू है -43 हो जाएगा। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पे साइन का बहुत ही बड़ा रोल है, यानी यहाँ पे मल्टीपल 7 तो करेंगे लेकिन -1 करेंगे, और जैसे ही -1 करेंगे वो -42 में एक और माइनस ऐड होके -43 हो जाएगा। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, 1 को आपको 6 बनाना है, 1 को आपको क्या बनाना है 6 बनाना है, लेकिन दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पे एक फॉलो हो रहा है, -1 का सीन चल रहा है। तो सिंपल सा मेथड यहाँ पे भी लगा देंगे कि सर सिंपल सा मेथड क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या कर देंगे हम यहाँ पे सिंपल सा मेथड है कि 5 का मल्टीपल कर देंगे तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा -5। दोस्तों देखना यहाँ पे अगर -1 × 5 अगर कर देते हैं तो यहाँ पे आपको माइनस कितना मिल जाएगा, यहाँ आपको -5 मिल जाएगा, और ऑलरेडी -5 में अगर -1 आप ऐड कर देते हो तो कहीं ना कहीं -6 आपके पास क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा डाटा, यानी मल्टीपल -5 और क्या कर देंगे मल्टीपल 5 -1, तो आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 मिल जाएगा, -6। आइए दोस्तों देखते हैं अब थर्ड लॉजिक में यहाँ पे क्या यूज करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 0 को 1 बनाना है। दोस्तों ये 0 जो है ना बहुत ही डिफिकल्ट मैटर को शो कर देता है यहाँ पे कभी कभी। अब सीन आपको दिख रहा होगा कि सर 7 है 5 है, तो कंफर्म है कि यहाँ पे 3 का ही लॉजिक लिया गया होगा, यानी मल्टीपल आप 3 कर दो, मल्टीपल क्या कर दो 3 कर दो, मल्टीपल 3 अब -1 कर देंगे। तो दोस्तों अगर किसी भी डाटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा, और अगर उसमें से -1 कर देंगे तो आपके पास -1 मिल जाएगा। क्लियर? और उसी तरीके से अगर आप आगे फॉलो करोगे तो 1 को 0 रिप्रेजेंट करना है तो बोलेंगे सर 1 × 1 और -1 कर देंगे तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। ध्यान से समझना, यानी स्टार्टिंग में आपको मल्टीपल 1 -1, फिर मल्टीपल 3 -1, मल्टीपल 5 -1, मल्टीपल 7 -1, तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल का 9 -1। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे पूरे डाटा को तो आपका मिल जाएगा 9 × 27 यानी 2 हो जाएगा, 9 × 4 = 36, 2 = 38, 387 माइनस का मिलेगा, उसमें -1 अगर आप ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -388, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 388, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बहुत ही अच्छा सा सवाल था आपके एग्जाम के लेवल का। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट क्या देखना है कि पहले सीरीज में समझना है कि क्वेश्चंस क्या दे रखा है और उसके बाद आपको अपना मेथड लगाना है। ऐसा नहीं कि पहले ही मेथड लगाना शुरू कर दो, क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है और आप कुछ सी और रास्ते जा रहे हैं। दोस्तों आई होप कि आज की क्लासेस आपको बहुत ही समझ में आया होगा और कंटिन्यूटी इसी तरीके से बनाए रखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो
तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है। और साथ में ये चीज़ें कंटिन्यू चलेगी, आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द हम लोग एसएससी जीडी का कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स लेकर आएंगे, जिसमें आपको एक एक चैप्टर की क्लास का डिस्कशन किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।